हेलो एवरीवन। हमने लास्ट वीडियो में इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी स्ट्रेस स्ट्रेन कवर कर लिया था। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक थर्ड टॉपिक था वो था हुक्स लॉ, जो कि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन कर दिया है हुक्स लॉ। अब हुक्स लॉ में एक छोटा सा टॉपिक और है जिसका नाम है मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। अब मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी एक टॉपिक है हुक्स लॉ का ही, इसी का दूसरा नाम नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। अब देखो, सबसे पहले हुक्स लॉ की डेफिनेशन की बात करते हैं। तो हुक्स लॉ को एनसीईआरटी ने जो डिफाइन किया वो मैंने पहले लाइन में लिखा हुआ है। वो कहते हैं कि फॉर स्मॉल डिफॉर्मेशंस, यानी कि छोटा सा चेंज करूं, अगर मैं किसी बॉडी को थोड़ा सा चेंज करूं, थोड़ा सा डिफॉर्म करूं, तो स्ट्रेस जो है उस टाइम पे स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये कहा था एनसीईआरटी ने भी। और इसी लाइन को आप ऐसे भी लिख सकते हो नॉर्मली अपनी लैंग्वेज में, जैसे हम कॉमनली लिखते हैं कि द स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन विद इन इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट लगा देते हो, इसका मतलब है कि वो छोटा सा ही डिफॉर्म हुआ है जब तक स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन रहता है। क्लियर है? अब इलास्टिक लिमिट के बारे में आप स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में ज्यादा पढ़ोगे। तो इन दोनों डेफिनेशन में से आप कुछ भी लिख सकते हो एग्जाम में। पहला डेफिनेशन अपने पास, फॉर स्मॉल डिफॉर्मेशन स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, और दूसरा है कि द स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन टू विद इन इलास्टिक लिमिट, है ना। ये दो डेफिनेशन है, पहला एनसीईआरटी ने लिख रखा था और दूसरा हम नॉर्मली लिखवाते हैं बच्चों को, ठीक। एसएल में लिखा हुआ है। अब इसी के नीचे अकॉर्डिंग टू द लॉ, हुक्स लॉ ने क्या कहा कि स्ट्रेस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? स्ट्रेन के। तो उन्होंने ही नीचे में लिखा हुआ था ऐसे करके, जो स्ट्रेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन है, ऐसे करके, है ना। अब देखो, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो सबको पता है एक कांस्टेंट लगता है, राइट। तो स्ट्रेस का स्ट्रेस और फिर इक्वल टू लगाया प्रोपोर्शनल साइन हटा के, और साथ में लगाया वो कांस्टेंट, इनटू में स्ट्रेन आ गया। मैं इसको नीचे लिख के दिखा देता हूँ अलग से। अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, हुक्स साहब ने क्या कहा कि जो स्ट्रेस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? स्ट्रेन के, ऐसा करके, है ना। स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। अब मुझे पता है प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के अगर मैं इक्वल टू लगाऊं, एक मिनट है, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के अगर मैं इक्वल टू लगाऊं, वापस पेन ले लेते हैं, ब्लैक लेते हैं। अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा के इक्वल टू लगाऊं तो हमें एक कांस्टेंट लगाना पड़ता है, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो ये स्ट्रेस इज इक्वल टू एक कांस्टेंट के लगेगा, इनटू में स्ट्रेन आ जाएगा, राइट। ये हमारा स्ट्रेन आ गया। अब जो ये बीच में कांस्टेंट के लगा, इसको, इसका नाम क्या है? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। सबसे पहली बात तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है ना, ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। और इसका नाम भी होता है, इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट का, इस के का जो नाम है वो है मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, जो मैंने हेडिंग के ब्रैकेट में लिखा था। मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी कहते हैं, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी कह लो, या फिर मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी भी कहा जाता है। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दोनों ही नाम होते हैं के। अब अगला टॉपिक, हुक्स लॉ में सिर्फ डेफिनेशन था और आपको इतना एक्सप्लेन करना आना चाहिए कि स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन है और स्ट्रेस इज इक्वल टू कांस्टेंट के लगाएंगे जिसका नाम मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी या फिर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दोनों कहते हैं। अब इसी के नीचे अगर मैं इसको और नीचे स्क्रॉल कर दूं ताकि अपना स्पेस बन जाए, ये देखो। अब जो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है वही हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि जो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है के, यहां से के निकालेंगे। तो के का फॉर्मूला क्या होगा? देखो, हमने निकाला स्ट्रेस इज इक्वल टू के इनटू में स्ट्रेन। अब यहाँ पे के जो है, सॉरी, स्ट्रेन जो है वो मल्टीप्लाई में, अगर इधर जाएगा तो डिवाइड में। तो सिंपल सा अगर मैं लिखूं के मतलब मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इज इक्वल टू बन जाएगा स्ट्रेस डिवाइडेड बाई स्ट्रेन, राइट। स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन को ये हम मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी भी कहते हैं। अब देखो, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जो स्ट्रेस था वो तीन टाइप का था, है ना। टेंसाइल स्ट्रेस, हाइड्रोलिक स्ट्रेस और शियरिंग स्ट्रेस। वैसे ही स्ट्रेन ने बदतमीजी की थी, उसने कहा था हम भी तीन टाइप के हो जाएंगे भाई साहब। कौन कौन से? लॉन्गिट्यूडनल, हाइड्रोलिक और तीसरा शियरिंग था। वैसे ही अब मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी यानी कि के, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या फिर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी के, वो कहता है कि हम काहे पीछे रहे। स्ट्रेस तीन टाइप का, स्ट्रेन तीन टाइप का, तो मैं भी तीन टाइप का, देख रहे हो। तो जो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी होता है वो भी तीन टाइप का हो गया था। इसी के नीचे हम और करेंगे, इसी के नीचे थोड़ा सा और स्क्रॉल कर देता हूँ। अब जो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है के, वो भी तीन टाइप का होता है। मैं यहाँ लिख देता हूँ मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी का हूँ या फिर इलास्टिसिटी। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। रिजिडिटी, रिजिडिटी गलत लिख दिया था यहाँ पे, एक मिनट बस। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी की बात कर रहे थे हम। तो जो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी होता है, रिजिडिटी, वो भी तीन टाइप का होता है। उसने कहा कि भाई साहब हम भी तीन टाइप के हो जाएंगे, पहले का नाम, दूसरे का नाम और तीसरे का नाम। यहाँ पे सबसे पहला जो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी होता है या फिर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है वो होता है यंग्स मॉडुलस। पहले का नाम क्या है? यंग्स, हाँ वही जवान वाला, यंग्स मॉडुलस, है ना। पहले का नाम क्या है? यंग्स मॉडुलस, जवान मॉडुलस था ये, बदतमीज। दूसरा था अपने पास बल्क मॉडुलस, बल्क मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस। एंड तीसरा है जो अपने पास, देखो तीसरा क्या था? सियरिंग स्ट्रेस, सियरिंग स्ट्रेन, है ना, दोनों में। और यहाँ पे वही सेम नाम आया था, सियरिंग, सियर मॉडुलस,
शियर मॉडुलस भी कह देते हैं या फिर शियरिंग मॉडुलस भी कह देते हैं। मैं पूरे लिख देता हूँ, शियरिंग मॉडुलस या फिर सिर्फ शियर मॉडुलस भी कहा जाता है, राइट। तो अपने पास यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस और शियर मॉडुलस, 3 मॉडुलस है अपने पास, ठीक। शियरिंग मैं बार बार हटा के सिर्फ शियर मॉडुलस बोलूंगा तो कंफ्यूज मत होना, बात उसी की हो रही है, शियर मॉडुलस ही कहते हैं। तो अपने पास पहला यंग्स मॉडुलस है, दूसरा बल्क मॉडुलस है, तीसरा तो अपने पास पहला यंग्स मॉडुलस है, दूसरा बल्क मॉडुलस है और तीसरा शियर मॉडुलस है। एक बार जल्दी से नाम रिकॉल कर लो, अगर आप रिकॉल करते हो तो आपको पता है जल्दी से याद भी हो जाएगा आपको, है ना। जल्दी से अगर बोलो, पहला क्या था, यंग्स मॉडुलस, दूसरा बल्क मॉडुलस, तीसरा शियर मॉडुलस। अब इन तीनों के फॉर्मूले हैं, हाँ हाँ इन तीनों के फॉर्मूले हैं, वो भी अलग अलग है क्योंकि स्ट्रेन अलग अलग था ना। आप पेन चेंज कर लेते हैं यहाँ पे, रुक जाओ, पेन ले लेते हैं हम दूसरा वाला। देखो यंग्स मॉडुलस को डिनोट करते हैं हम गामा से, गामा मतलब वाई टाइप का बनता है ना। और देखो फॉर्मूला कैसा था यंग्स मॉडुलस का, यंग्स मॉडुलस मतलब पहला मॉडुलस, राइट। और ये फॉर्मूला क्या होता है, मॉडुलस कोई सा भी हो तो वो स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन होना चाहिए। चाहे यंग्स मॉडुलस की बात करें तो स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन, बल्क मॉडुलस तो स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन, शियर मॉडुलस तो स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन। लेकिन 3 टाइप के स्ट्रेस थे और 3 टाइप के स्ट्रेन, तो पहला स्ट्रेस अपॉन में पहला स्ट्रेन पहला मॉडुलस बन जाता है। मैं इसको लिख के देता हूं, तो पहला स्ट्रेस कौन सा था, टेंसाइल स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेस था। टेंसाइल स्ट्रेस अपॉन में पहला स्ट्रेन कौन सा था, लॉन्गिट्यूडिनल वाला, लॉन्गिट्यूडिनल, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। पहला स्ट्रेस अपॉन में पहला स्ट्रेन पहला मॉडुलस देता है। सिमिलरली अगर मैं दूसरे की बात करूं, बल्क मॉडुलस को बी से डिनोट करते हैं, बल्क मॉडुलस का दूसरा स्ट्रेस अपॉन में दूसरा स्ट्रेन, दूसरा स्ट्रेस कौन सा था, हाइड्रोलिक, हाइड्रोलिक स्ट्रेस था अपने पास दूसरा, हाइड्रोलिक स्ट्रेस अपॉन में हाइड्रोलिक स्ट्रेन, दूसरा स्ट्रेन है ना, हाइड्रोलिक स्ट्रेन। पहला स्ट्रेस अपॉन में पहला स्ट्रेस अपॉन में पहला स्ट्रेन यंग्स मॉडुलस, दूसरा स्ट्रेस अपॉन में दूसरा स्ट्रेन बल्क मॉडुलस, एंड तीसरा शियर मॉडुलस। शियर मॉडुलस को एनसीईआरटी ने जी से डिनोट करा गया, तो हम भी उसी से करेंगे। तो जो शियर मॉडुलस मैं उसको यहां लिख देता हूं, है ना। शियर मॉडुलस को हम डिनोट करते हैं किससे, जी से, और जी का तीसरा स्ट्रेस अपॉन में तीसरा स्ट्रेन, तीसरा स्ट्रेस कौन सा था, शियरिंग स्ट्रेस, है ना। तो यहां लिख देते हैं शियरिंग स्ट्रेस अपॉन में शियरिंग स्ट्रेन, सिंपल सी बात है, शियरिंग स्ट्रेन। आसान था, इसलिए याद हो जाएगा। ये तो पहला अपॉन में पहला है, पहला देता है, दूसरा अपॉन में दूसरा, दूसरा देता है, तीसरा अपॉन में तीसरा, तीसरा देता है। अब देखो इसी के नीचे इन सबके फॉर्मूले भी लिखेंगे हम, ठीक। एक मिनट मैं इसको थोड़ा स्क्रॉल डाउन कर देता हूँ नीचे। हाँ अब देखो वापस आते हैं। अब देखो पहला क्या था अपने पास, यंग्स मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस को किस डिनोट करते हैं, गामा से, और इसका फॉर्मूला क्या है, टेंसाइल स्ट्रेस अपॉन में लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। तो स्ट्रेस कोई सा भी हो, फॉर्मूला क्या था अपने पास, फोर्स अपॉन में एरिया, है ना। जो टेंसाइल स्ट्रेस है उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फोर्स अपॉन में एरिया, एंड डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, उसका भी फॉर्मूला लिखवाया था मैंने आपको, डेल्टा एल अपॉन में एल, है ना। तो चेंज इन लेंथ अपन मार्जिनल लेंथ हमारा लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन था। अब इसी को अगर आप ठीक करके लिखोगे तो यंग्स मॉडुलस का जो फॉर्मूला बनेगा वो नीचे वाला जो है ऊपर जाके रेसिप्रोकल हो जाता है, पता ना, अगर नीचे वाला फ्रैक्शन में ऊपर वाला फ्रैक्शन में, तो जो डिनोमिनेटर है ऊपर जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा। यानी कि f अपॉन में a लिखेंगे यहाँ पे और मल्टीप्लाई में लिखेंगे, रेसिप्रोकल करने की वजह से l ऊपर चला जाएगा और डेल्टा l नीचे आ जाएगा। तो ये अपने पास फॉर्मूला बनता है यंग्स मॉडुलस का, ये भी फॉर्मूला है और पहला वाला भी फॉर्मूला है। कई बार डायरेक्टली स्ट्रेस दे देता है, तो बच्चों को पता होना चाहिए कि टेंसाइल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन सीधे सीधे हम ले सकते हैं यंग्स मॉडुलस। ये दोनों ही फॉर्मूले यंग्स मॉडुलस के। और जैसे कि मैंने आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में बताया था, सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल आपके पास किसका आएगा, यंग्स मॉडुलस का ही आएगा, ठीक। अब दूसरा टॉपिक अपने पास बल्क मॉडुलस, एक मिनट पेन चेंज कर लेते हैं यहाँ पे पहले। अब जो दूसरा टॉपिक अपने पास वो है बल्क मॉडुलस। देखो बल्क मॉडुलस मतलब क्या है, दूसरा टॉपिक यानी कि हाइड्रोलिक स्ट्रेस, हाइड्रोलिक स्ट्रेस हो चाहे कोई सा भी स्ट्रेस हो, फॉर्मूला तो भाई साहब फोर्स अपॉन में एरिया ही होना है, डिवाइडेड बाय हाइड्रोलिक स्ट्रेन। और हाइड्रोलिक स्ट्रेन का मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था, दैट वाज माइनस के डेल्टा वी अपॉन में वी, है ना। सिर्फ फॉर्मूले में लिखते हैं माइनस, न्यूमेरिकल करते समय नहीं लेते हैं क्योंकि सिर्फ मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं ना, लेकिन यहाँ पे तो लेंगे। अब फिर से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों ही फ्रैक्शन में है, तो जैसे ही मैं डिनोमिनेटर को ऊपर लेके जाऊंगा तो वो रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो नीचे लिख देंगे हम b इज इक्वल टू बल्क मॉडुलस इज इक्वल टू f अपॉन में a। इस माइनस साइन को हम आगे लिख देते हैं यहाँ पे माइनस साइन, और ये डेल्टा v बाई वी था, ऊपर जाएगा तो v अपॉन में डेल्टा v हो जाएगा, राइट। तो ये भी अपने पास फॉर्मूला है किसका, बल्क मॉडुलस का। लेकिन देखो बल्क मॉडुलस में ही एक और फॉर्मूला बनता है, इसी को थोड़ा सा और नीचे स्क्रॉल कर देते हैं। बल्क मॉडुलस में ही एक और फॉर्मूला बनता है, वो क्या है कि जो फोर्स अपॉन में एरिया है वो प्रेशर भी तो होता है ना, प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन में एरिया। तो कई जगह आप देखोगे कि जो बल्क मॉडुलस है उसमें लिखा गया है फोर्स अपॉन में एरिया को प्रेशर, फिर माइनस साइन यहाँ लगाया और डेल्टा वी बाई वी जो डिवाइड में था ये वाला पोर्शन वो एज इट इज लिख दिया।
बस फोर्स अपॉन में एरिया को हम प्रेशर भी लिख देते हैं। तो ये भी फॉर्मूला आप कई जगह लिखा हुआ देखोगे, ठीक। तो घबराना नहीं है, बल्क मॉडुलस के तीनों ही फॉर्मूले हैं, जौन सा फॉर्मूला सुटेबल हो। प्रेशर दे रखा हो डायरेक्टली आपको तो आप प्रेशर वाला फॉर्मूला लगा देना, नहीं फोर्स और एरिया दे रखा हो तो दूसरा फॉर्मूला या फिर पहले फॉर्मूले में से कुछ भी लगा देना। और वरना ये तो फॉर्मूला हमको डेफिनेशन वाला याद ही है कि हाइड्रोलिक स्ट्रेस अपॉन में हाइड्रोलिक स्ट्रेन बल्क मॉडुलस होता है। तो मेन आपको कौन कौन से फॉर्मूले याद करने हैं, यंग्स मॉडुलस में पहला ये वाला और दूसरा ये वाला। बल्क मॉडुलस में आपको फॉर्मूले याद रखने हैं जो नीचे के दो है, ये वाले नीचे के दो, ये दो है ना, इन दोनों में से अगर प्रेशर दे दिया तो नीचे वाला और फोर्स एरिया दे दिया तो इसके ऊपर वाला, ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर लेंगे। तीसरा अपने पास शियर मॉडुलस। अब शियर मॉडुलस को भी हम देख लेते हैं, थोड़ा सा ऊपर जाते हैं, शियर मॉडुलस ऊपर चला गया, ये रहा, है ना। तो शियर मॉडुलस को किससे डिनोट कर रहे हैं हम, जी से डिनोट कर रहे हैं, और इसका फॉर्मूला क्या है, शियरिंग स्ट्रेस अपॉन में शियरिंग स्ट्रेन। अब स्ट्रेस तो कोई सा भी हो, फिर से हम लिख देंगे फोर्स अपॉन में एरिया, शियरिंग स्ट्रेस मतलब क्या, फोर्स अपॉन में एरिया। बट जो शियरिंग स्ट्रेन है उसका फॉर्मूला याद है आपको, दैट वॉज डेल्टा एक्स अपॉन में एल। अब देखो इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमने फोर्स अपॉन में एरिया का फोर्स अपॉन में एरिया लिखा और डेल्टा एक्स बाई एल को आपने थीटा भी लिखा, तो यहाँ पे थीटा आ जाएगा, थीटा डिनोमिनेटर है, डिवाइड में ऊपर जाएगा तो इसके न्यूमरेटर के डिवाइड के पास आ जाएगा। तो जो जी लिखा जाएगा, जी का एक और फॉर्मूला बनता है, दैट वॉज एफ अपॉन में ए इंटू में थीटा। थीटा मतलब वही है, थीटा इक्वल टू आर्क बाय रेडियस। एक तो ये फॉर्मूला हुआ, मैं थोड़ा सा इसको नीचे स्क्रॉल कर देता हूँ, इसी के नीचे हम देखेंगे, देखो एक मिनट बस, यहाँ पे है ना। अब इसी फॉर्मूले से, जो मेन वाला फॉर्मूला था हमारा, उसी से हम एक और फॉर्मूला बनाएंगे इसी का, यहीं पे। तो जो जी है वो बल्क मॉडुलस है, सॉरी शियर मॉडुलस है। शियर मॉडुलस का मतलब क्या था, देखो एफ अपॉन में ए, तो एफ अपॉन में ए होगा ही, लेकिन जो नीचे वाला है डिनोमिनेटर, उसको वापस से रेसिप्रोकल करोगे तो क्या आ जाएगा, एल अपॉन में डेल्टा एक्स। तो ये भी अपने पास फॉर्मूला बन जाता है, जो कि है एफ अपॉन में ए, एल अपॉन में डेल्टा एक्स। तो मैक्सिमम फॉर्मूला जो शियर मॉडुलस में याद करना होता है, ये और ये वाला दो फॉर्मूला याद करने पड़ते हैं। यानी कि आपको सारे के सारे मॉडुलस, चाहे यंग्स मॉडुलस हो, चाहे बल्क मॉडुलस हो, चाहे शियर मॉडुलस हो, दो फॉर्मूला कॉमनली यूज होते हैं। यंग्स मॉडुलस का बता दिया मैंने आपको, बल्क मॉडुलस का भी, और शियर मॉडुलस का बता दिया, राइट। सबसे कम न्यूमेरिकल जो है वो बल्क मॉडुलस, शियर मॉडुलस दोनों पे ही ना के बराबर न्यूमेरिकल्स है आपके पास। सबसे ज्यादा जो न्यूमेरिकल्स आएंगे वो यंग्स मॉडुलस पे आएंगे, ठीक। अब देखो इसका जल्दी से एक बार रिकैप कर लेते हैं, सिंस हम हर बार करते ही हैं, तो मैं पेन उठा लेता हूँ, सॉरी हाइलाइटर उठा लेता हूँ, एक मिनट बस, ऊपर जाते हैं सबसे पहले। हाँ, तो अभी तक हमने क्या देखा, सबसे पहले था अपने पास हुक्स लॉ। हुक्स लॉ का डेफिनेशन था, एनसीईआरटी ने लिखा है, फॉर स्मॉल डिफॉर्मेशन द स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन टू ईच अदर। और उसके बाद लिखा हुआ है कि जो हम नॉर्मल लिखते हैं दूसरे बुक में जो प्रिंटेड है, द स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन विद इन इलास्टिक लिमिट। दोनों ही डेफिनेशन ठीक है, सही है, जो आपको इजिली याद हो आप लिख सकते हो, राइट। अब इसी के नीचे हमने लिखा था कि जो स्ट्रेस है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन है, जैसे कि हमें हुक्स लॉ ने कहा था, उसी के आगे हमने कांस्टेंट लगाया था, ये वाला। और जो कांस्टेंट लगता है उसका नाम क्या था, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, जो कि नाम है उसका अलग से, जो ये तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हुआ, इसका नाम होता है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, है ना, या फिर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, लिख लेना वहीं पे, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसी के नीचे अगर हम जाएंगे तो हमें मिलेगा जो हमने अब मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी था उसका हम फॉर्मूला निकालते हैं, दैट इज स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन। अब भाई साहब यहाँ पे बजी आई थी कि टाइप की, तो इन्होंने कहा था कि नहीं नहीं नहीं, स्ट्रेस भी तीन टाइप का, स्ट्रेन भी तीन टाइप का, तो हम भी तीन टाइप के, ये भी तीन टाइप के हो गए थे अपने पास। कौन कौन सा था, सबसे पहला था, जल्दी जल्दी बताओ, आप ही रिकॉल करो। पहला था यंग्स मॉडुलस, दूसरा बल्क मॉडुलस, एंड तीसरा शियर मॉडुलस, जो कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, यंग्स मॉडुलस है, बल्क मॉडुलस है और शियर मॉडुलस है, राइट। यंग्स मॉडुलस का अब फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, पहला स्ट्रेस अपन पहला स्ट्रेन, दूसरा स्ट्रेस अपन दूसरा स्ट्रेन, तीसरा स्ट्रेस अपन में तीसरा स्ट्रेन, तीनों ही मॉडुलस निकल जाएंगे। और आप चाहो तो खुद भी भूल भी जाओ तो अलग से खुद ही फॉर्मूला बना सकते हो, ये सारे सारे, है ना। मेन फॉर्मूला जो याद रखना है यंग्स मॉडुलस का, वो ये वाला है कि फोर्स अपॉन में एरिया और डेल्टा एल बाई एल, ये वाला फॉर्मूला होता है अपने पास। दूसरा फॉर्मूला बल्क मॉडुलस का, आपको ये दोनों ही याद रख लेना, बल्क मॉडुलस का एफ अपॉन में ए और वी अपॉन डेल्टा वी, या फिर हम कई बार प्रेशर भी ले लेते हैं, फोर्स अपॉन में एरिया को हटा के डायरेक्टली प्रेशर भी गिवन होता है, तो हम ये वाला फॉर्मूला भी इस्तेमाल कर लेते हैं। शियर मॉडुलस में क्या था अपने पास, दो फॉर्मूले फिर से, फोर्स अपॉन में एरिया इंटू में थीटा, क्योंकि हमने डेल्टा एक्स बाई एल को थीटा भी कहा था, और यहाँ पे दूसरा हम बिना थीटा के एल बाई डेल्टा एक्स के फॉर्म में लिख देते हैं, ये जो फॉर्मूला मैंने अंडर हाईलाइट कर लिया है, ठीक। तो इतना था अपने पास। दूसरा पोर्शन इसी में है, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। हुक्स लॉ में ही एक और टॉपिक है छोटा सा, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। अब स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व किसी भी मेटल के लिए जो है वो मैं आपको दिखाऊंगा, मैंने पूरा एनसीईआरटी का ही अब यहाँ पे लिखा हुआ है, जो कि आप इजिली पढ़ पाओगे। देखो ये रहा, अब ये पूरा एनसीईआरटी ने लिखा था। देखो बच्चों, एनसीईआरटी अगर आपको पढ़ना आ गया ना, रीड करना आ गया, तो वो बेस्ट बुकों में से एक है।
एनसीईआरटी के जो ऑथर्स हैं वो बहुत हाईली क्वालिफाइड होते हैं सारे के सारे। तो अगर आप एनसीईआरटी रीड करना स्टार्ट कर देते हो, आपको समझ में आने लग जाता है, तो आपको बहुत मजा आएगा पढ़ने में फिजिक्स, और बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। फिर थ्योरी के लिए रेफरेंस बुक की जरूरत नहीं पड़ती है। थ्योरी एनसीईआरटी इज द बेस्ट, सिंपल सी बात। अब एनसीईआरटी की ही ये सारी लाइनिंग है जो मैंने यहाँ पे लिखी है, मैं आपको एक एक करके दिखाना स्टार्ट कर देता हूँ। देखो, अभी अपने पास स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व दे रखा है, मैं यहाँ पे एरो बना देता हूँ बस ऐसे करके, जो कि मिट गया था इसमें से। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का ग्राफ है, यानी कि स्ट्रेस का ग्राफ है किसके साथ, स्ट्रेन के साथ, ये रहा है ना। अब स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में आपको समझना पड़ेगा कि कौन सा पॉइंट क्या कहलाता है, कहां तक में क्या लगता है क्या नहीं लगता है, ऐसा करके। तो अगर आप पढ़ना स्टार्ट करोगे एनसीईआरटी की, सारी लाइनिंग एनसीईआरटी की है, आप इजिली पढ़ना स्टार्ट करोगे, तो अगर आपकी बेसिक इंग्लिश भी ठीक है तो आप इजिली ग्रैब कर लोगे इसको। अब यहाँ पे क्या है कि जो फ्रॉम ग्राफ, इस ग्राफ से हमें क्या पता चलता है कि जो ओ ए है, विटामिन ओ ए है, यानी कि ओ वाले पॉइंट से लेके ए वाले पॉइंट तक में जो हमारे पास ग्राफ है वो कैसा है, लीनियर, मतलब स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, सिंपल सी बात है। और इसी रीजन में ओ से लेके ए तक में ही हुक्स लॉ ओबे होता है, यानी कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन कहां से कहां तक होता है, ओ से लेके ए तक में। ओ से लेके ए तक में क्या होता है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है। और अगर आप डीफॉर्मिंग फोर्स हटा दोगे तो डीफॉर्मिंग फोर्स हटाते ही बॉडी अपना ओरिजिनल शेप एंड साइज रीगेन कर लेगा, किस रीजन में, ओ से लेके ए तक में, यहीं तक में। तो यहाँ पे लिखा भी है कि जैसे आप डीफॉर्मिंग फोर्स हटा दोगे तो रीगेन कर लेगा ओरिजिनल डायमेंशंस, ओरिजिनल शेप एंड साइज रीगेन कर लेगा, और इस लिमिट तक, यानी कि ए तक, हम बॉडी को इलास्टिक बॉडी भी कहते हैं। क्लियर हुआ। तो ओए में 3 पॉइंट था कि पहली बात है, ओ से लेके ए तक में हुक्स लॉ ओबे होता है, हुक्स लॉ जो है वो ओबे होता है, यानी कि फॉलो होता है। दूसरा, इसमें स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन रहेगा। तीसरा, कि अगर आपने डिफॉर्मिंग फोर्स हटाया तो बॉडी रीगेन कर पाएगा, और बॉडी को हम क्या कहते हैं, इलास्टिक बॉडी भी कहते हैं, इस रीजन में इलास्टिक बॉडी। ठीक है, ये था अपने पास ओ से लेके ए तक के रीजन में। ठीक, अब इसी के नीचे जब हम बढ़ते हैं, इसको मैं थोड़ा स्क्रॉल डाउन कर देता हूं, देखो अब ये रहा इन रीजन ए बी। अब जो ए से लेके बी तक का रीजन, मैं इसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा वाला जो लिख लिया है उसको रब कर देता हूँ, इसको भी रब कर देता हूँ। आप स्क्रीनशॉट ले लेना, स्क्रीनशॉट लेके लिखते रहना, और एनसीईआरटी रीड करना जरूरी है। एनसीईआरटी रीड करोगे तो आपको कॉन्सेप्ट और अच्छे से समझ में आएगा। देखो, अब बात किसकी हो रही है, ए से लेके बी तक के रीजन में, यहाँ से लेके ए से लेके बी तक का रीजन, ये वाला रीजन। अब इस रीजन में क्या होता है कि जो स्ट्रेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन नहीं रहता है, बट अभी भी अगर बी ए से बी वाले रीजन में बात करें, हम ए से लेके बी वाले रीजन में, पहली बात तो कि जो स्ट्रेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन नहीं रहेगा, नहीं रहेगा स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, है ना, क्रॉस लगा रही है, आप समझ जाना। दूसरा टॉपिक है इसी में कि अभी भी, लेकिन स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन नहीं है, लेकिन ए बी वाले रीजन में आप अभी भी अगर डिफॉर्मिंग फोर्स हटाओगे तो बॉडी जो है वो ओरिजिनल शेप एंड साइज रीगेन कर लेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कि नेवरदलेस द बॉडी इज रिटेन द ओरिजिनल डायमेंशन व्हेन द लोड इज रिमूव। जैसे आप लोड मतलब फोर्स या फिर स्ट्रेस हटा दोगे तो वो वापस रीगेन कर लेगा। और इस वाले पॉइंट को, बी वाले पॉइंट को, रुको मैं एक बार थोड़ा सा हाईलाइट करके दिखाता हूँ आपको। इसको मिटाया, इसको मिटाया, इसको मिटाया, ये रहा, है ना। अब देखो, जो बी वाला पॉइंट है अपने पास, जो बी वाला पॉइंट है ये वाला, इस वाले पॉइंट को मार्क किया गया है सिग्मा वाई से, और सिग्मा वाई मतलब होता है यील्ड स्ट्रेंथ। यील्ड स्ट्रेंथ कहते हैं हम इस पॉइंट को। ए तक प्रोपोर्शनलिटी लिमिट नॉर्मल है क्योंकि यहां तक प्रोपोर्शनल था, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। और बी वाले पॉइंट को हम यील्ड स्ट्रेंथ कहते हैं कि मैक्सिमम यहां तक जो है बॉडी अपना ओरिजिनल शेप एंड साइज रीगेन कर सकता है। देखो, ए से लेके बी तक में तो जीरो से लेके ए तक में तो पक्का कर लेगा, ए से लेके बी तक में भी, बी तक भी आपने इसको खींच दिया तब भी वो अपना ओरिजिनल शेप एंड साइज रीगेन कर सकता है, लेकिन बी के बाद नहीं कर सकता। इसलिए हम कहते हैं कि ये मैक्सिमम स्ट्रेंथ है वापस लौटने की। तो यील्ड स्ट्रेंथ मतलब मैं ये भी हिंदी में कह सकता हूं कि मैक्सिमम स्ट्रेंथ जब तक वो वापस लौट जाएगा। इसी के नीचे अब बढ़ते हैं बी से आगे, तो मैं इस पॉइंट को मिटाता हूं और बी से आगे बढ़ते हैं। देखो, अब बी से आगे जब बढ़ोगे आप तो हम बात करेंगे किसके बीच में, बी और डी के बीच में। डायरेक्टली हम बी और डी के बीच में पहुंचते हैं, बी से लेके डी के बीच में, यानी कि यहां से यहां तक में। अब इस दौरान क्या हो रहा था जब आप बी से डी की बात कर रहे हो तो कि थोड़ा सा भी फोर्स बढ़ाओ, जो इंक्रीज इन लेंथ या फिर इंक्रीज इन जो रॉड का शेप होगा वो जल्दी हो जाता है। जैसे किसी को नीचे थोड़ा सा और देख लेते हैं। देखो, इसमें लिखा होगा अपने पास कि इस जब बी से डी की बात कर रहे हैं तो बी से डी में ओरिजिनल शेप एंड साइज रीगेन नहीं हो सकता, बी से पहले ही रीगेन हो सकता था। बी से पहले, बी तक, लास्ट बी तक है कि रीगेन हो सकता है, लेकिन बी के बाद ओरिजिनल शेप एंड साइज रीगेन नहीं हो सकता, बॉडी जो है परमानेंटली डिफॉर्म हो गया है। अब यहाँ पे लिखा होगा द मटेरियल हैव
परमानेंटली सेट हो गया है, परमानेंटली सेट हो गया है यानी कि अब डिफॉर्म हो चुका है, इस बॉडी को हम प्लास्टिक डिफॉर्मेशन कहते हैं। और जो पॉइंट डी है, डी वाला पॉइंट ये वाला, इस वाले पॉइंट को देखो यहाँ पे सिग्मा यू से डिनोट किया गया है। सिग्मा यू मतलब क्या है कि उसका नाम दिया गया अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। देखो बी वाले पॉइंट को क्या बोला गया था, यील्ड स्ट्रेंथ, मतलब मैक्सिमम पॉइंट जहां तक वो वापस लौट सकता है। अब जो दूसरा डी वाला पॉइंट है उसका नाम है अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, यानी कि ये मैक्सिमम स्ट्रेंथ है जब खींची जा सकती है। इसके आगे अगर आपने थोड़ा सा भी लोड लगाया तो थोड़ी पॉइंट मूव करते यानी कि ई पे मूव करते ही वो फ्रैक्चर हो जाएगा यानी कि टूट जाएगा, सिंपल सी बात। ठीक, तो आपको मेन पॉइंट क्या क्या याद रखना है, ओ से लेके ए तक में अपने पास स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है, हुक्स लॉ ओबे हो रहा होता है। और तीसरा पॉइंट इसी में क्या था कि वापस ओरिजिनल शेप एंड साइज रीगेन कर लेगा, और इस बॉडी को हम क्या कहते हैं, इलास्टिक बॉडी कहते हैं। अब आपको इस ग्राफ में मेनली याद क्या क्या करना है कि जो O से लेके A तक का पॉइंट है वो हमारा प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट का पॉइंट होता है, जिसमें स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होगा, वो स्लो ओबे हो रहा होगा और बॉडी जो है टोटली रिगेन कर पाएगा। और एक और पॉइंट था इसमें कि बॉडी को इलास्टिक बॉडी कहते हैं। ये 4 पॉइंट हम इसमें मेंशन कर लेते हैं, चाहे तो आप 3 पॉइंट में समराइज कर सकते हो। दूसरा पॉइंट, अब बी तक मूव करते हैं, जब हम मूव करते हैं कहां से कहां तक, ए से लेके बी तक। अब ए से बी के रीजन में क्या है कि अपने पास, एक मिनट पेन उठा लू, ए से लेके बी के रीजन में क्या है कि बी तक मैक्सिमम लिमिट है कि वो अपना ओरिजिनल शेप एंड साइज रीगेन कर लेता है, लेकिन ए से बी के बीच में स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन नहीं होता और हुक्स लॉ फॉलो नहीं हो रहा होता है। ए से बी में नहीं हो रहा था, ओ से ए में हो रहा होता है, ओ से ए में हो रहा था, लेकिन ए से लेके बी तक में नहीं हो रहा होता हुक्स लॉ फॉलो। बट यहाँ पे भी कि जो बॉडी है वो अपना ओरिजिनल शेप एंड साइज रीगेन कर पाता है। अब जो बी वाला पॉइंट है उसको अलग से हमने नाम दिया था, जो कि हमारे पास था यील्ड स्ट्रेंथ, है ना, ये वाला यील्ड स्ट्रेंथ जो कि मैं हाईलाइट कर रहा हूं अभी, यील्ड स्ट्रेंथ। अब यील्ड स्ट्रेंथ मतलब क्या था कि मैक्सिमम पॉइंट जहां तक वो बॉडी अपने आप को रिगेन कर सकता है। 2 पॉइंट याद हो गए आपको, ओ से लेके ए तक, ए से लेके बी तक। तीसरा पॉइंट है बी से लेके डी तक, जो ये वाला रीजन है बी से लेके डी तक, जो मैंने पहले लिख रखा है यहाँ से, बी से लेके डी तक। अब बी से लेके डी तक में बॉडी प्लास्टिक बॉडी कहलाता है। प्लास्टिक मतलब वो अपने आप को रिगेन नहीं कर पाएगा। 20 के बाद, बियॉन्ड बी यानी कि बी के बाद आप मूव करें, बॉडी जो है अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज रीगेन नहीं कर पाएगा। और डी वाले पॉइंट को हम कहते हैं मैक्सिमम, ये सिग्मा यू लिख रखा है, जिसको हम कहते हैं अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, जो कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ था, यहाँ पे मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये रहा अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ मतलब क्या कि ये मैक्सिमम स्ट्रेंथ है इस मटेरियल की, इस वायर की। उसके बाद अगर आपने थोड़ा सा भी लोड लगाया तो वो पॉइंट ई पे मूव कर जाएगा और फ्रैक्चर हो जाएगा। फ्रैक्चर हो जाएगा मतलब टूट जाएगा। अब इसी के नीचे एनसीईआरटी ने 2 मेन पॉइंट दे रखे हैं, जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ। इस ग्राफ को ऊपर और मूव करता हूँ, जिसपे बेसिकली क्वेश्चन बनाया जा सकता है। देखो ये वाला, अब वो कहते हैं कि जो बी से, मैं पूरा लाइन पढ़ देता हूँ, इफ द अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ फ्रैक्चर पॉइंट डी एंड ई आर क्लोज, यानी कि जो पॉइंट डी है और ई वाला पॉइंट है, मैं वापस दिखाता हूँ आपको ऊपर जाके, है ना, जो ये वाला, एक मिनट एक्स्ट्रा पोर्शन को मिटा देते हैं। अब देखो, जो डी और ई के बीच में अगर गैप कम है तो जो मटेरियल होता है उसको हम कहते हैं ब्रिटल मटेरियल, यानी कि जल्दी टूट जाने वाला मटेरियल है। अगर बी और डी और ई के बीच में अगर गैप कम है तो वो ब्रिटल नेचर का होता है। ब्रिटल मतलब जल्दी टूट जाएगा। और अगर यही गैप डी और ई के बीच में गैप ज्यादा हो, यानी कि डी अगर मान लो यहाँ पे बन रहा है तो ई जाके यहाँ पे बन रहा है, इतना ज्यादा गैप हो, तो हम कहते हैं कि जो मटेरियल है वो डक्टाइल है। डक्टाइल मतलब इसको वायर में कन्वर्ट करा जा सकता है। तो आप नॉर्मली ग्राफ देख के भी बता सकते हो कि कौन सा मटेरियल वायर में कन्वर्ट हो सकता है, कौन सा नहीं। मैं एक जल्दी से 2 ग्राफ यहीं पे ले लेता हूं ताकि आपको समझा सकूं, छोटा सा एग्जांपल के तौर पे। ये रहा, ये फिर से वही स्ट्रेस और स्ट्रेन का ग्राफ है, दोनों का स्ट्रेस और स्ट्रेन का ग्राफ समझ जाना आप। यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ नॉर्मली। अब ग्राफ कैसे होता है, ऊपर की ओर स्टार्ट होगा, फिर एक पीक कर्व लेगा, फिर एक पीक लेगा और फिर जाएगा ऐसे करके, राइट। तो मैं यहाँ पे ये वाला पॉइंट डी मार्क कर देता हूँ और ये वाला पॉइंट ई मार्क कर देता हूँ। हाँ, हर एक मेटल का लगभग ऐसा ही होता है। अब दूसरा पॉइंट, इसमें ग्राफ में ऐसे हुआ, पहले स्ट्रेट लिया, अब ये स्ट्रेट गया नहीं, देख लेना, फिर थोड़ा सा कर्व लिया, फिर ऊपर गया और फिर ऐसे जाके यहाँ पे छोड़ा। अब ये वाला पॉइंट हमारा डी है, जो कि है अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, और ये हमारा फ्रैक्चर पॉइंट है। अब देखो इस केस में पहले ए वाले ग्राफ में अपने पास डी और ई के बीच में गैप कम है, तो इस मटेरियल को हम ब्रिटल कह देंगे, BRITTLE, ब्रिटल कह देंगे। ब्रिटल मतलब जल्दी टूट जाएगा। लेकिन इस वाले ग्राफ में डी और ई के बीच में गैप ज्यादा है,
मतलब ये वाला जो वायर है, बी वाला जो वायर है वो डक्टाइल है। डक्टाइल मतलब उसको, डक्टाइल DUCTILE डक्टाइल है ना, डक्टाइल है मतलब उसको वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर? तो ये था अपने पास पूरा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जो कि बेस्ट एक्सप्लेन है एनसीईआरटी में। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही था। अब मैं आपको जल्दी से इसको भी रिकैप करा ही देता हूँ कि हमने क्या क्या पढ़ा। तो चलिए अब जल्दी से एक बार रिकैप कर लेते हैं। रिकैप करना जरूरी होता है ताकि हमें बाद में पूरा समराइज हो जाए कि हमने क्या क्या पढ़ा है अभी। तो पहला तो हमने हुक्स लॉ पूरा पढ़ लिया था। अब बस इस ग्राफ को रिकैप कर लेते हैं। इस ग्राफ में क्या है कि ओ से लेके ए तक का पॉइंट आपको याद रखना है, जो कि ऊपर मेंशन ही है कि रीगेन कर पाएगा, इलास्टिक बॉडी कहलाता है, हुक्स लॉ ओबे होता है, ये पॉइंट्स है ना। दूसरा बी पॉइंट को हम क्या कहते हैं, यील्ड स्ट्रेंथ। यील्ड स्ट्रेंथ मतलब मैक्सिमम पॉइंट जहां तक वो अपने शेप एंड साइज को रिगेन कर पाएगा। फिर बी से लेके डी तक के पॉइंट में वो बॉडी प्लास्टिक बिहेवियर दिखाता है, यानी कि अपना ओरिजिनल शेप एंड साइज रिगेन नहीं कर पाएगा। थोड़ा सा भी लोड दिया आपने तो जल्दी जल्दी लेंथ में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। अब तीसरा पॉइंट, मेन पॉइंट जो था वो डी से लेके ई के बीच में है कि डी से लेके ई के बीच में अगर गैप कम है तो नेचर कैसा होता है, ब्रिटल, यानी कि जल्दी टूट जाएगा, उसको वायर में कन्वर्ट नहीं कर सकते हम। और दूसरा, अगर डी से बी ई के बीच में गैप ज्यादा है तो वो होता है डक्टाइल। डक्टाइल मतलब उसको हम वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो कि एनसीईआरटी ने ऑलरेडी प्रिंटेड कर रखा है। तो ये मेन मेन टॉपिक थे जो कि आपको याद होने चाहिए। तो अब हमारा तीसरा टॉपिक भी कंप्लीट हुआ जो कि हुक्स लॉ था। चौथा टॉपिक एनर्जी बच गया है और पांचवा पॉइसन रेशियो बच गया है। ठीक, अब ये हम कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।